सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। हमारी आज की यह टॉपिक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। विशेषकर रक्षा निर्यातक की भूमिका में जो भारत का प्रादुर्भाव है, उस दृष्टि से हमें आज के इस टॉपिक को देखना है, जो आने वाले कमीशन की परीक्षा में काफ़ी कारगर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी संवेदनशील मसलों के लिए जब हम अन्य देशों के शक्तिशाली राष्ट्रों पर निर्भर रहते हैं तो प्रायः अत्यधिक मूल्य भुगतान के बावजूद भी हमें दूसरे दर्जे की सैन्य तकनीक प्राप्त होती है। साथ ही टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र से भी हम वंचित रह जाते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति निरंतर कमज़ोर होता चला जाता है। आज के अत्याधुनिक परिवेश में जहां युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्रांति, रोबोटिक्स का बढ़ता चलन, नैनो टेक्नोलॉजी क्षमता या दक्षता जो 21वीं सदी का महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है, एवं सूचना तथा संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं, तब हम पुरानी पीढ़ी के आयुध को रखकर शुतुरमुर्गीय आचरण का ही परिचय दे रहे हैं। जाहिर है कि आधुनिक सैन्य उपकरण में आत्मनिर्भरता के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन तकनीक पर आज कार्य करने की महती आवश्यकता है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के 2 दशक से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दरअसल आयुध निर्माण बोर्ड 41 कारखाना, 9 प्रशिक्षण संस्थानों, 3 क्षेत्रीय विमानन केंद्रों और 4 क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रकों का एक समूह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की तरफ से पुनर्गठन के फैसले के उपरांत 41 आयुध कारखाना को अब 100% सरकारी नियंत्रण वाली रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के 7 उपक्रमों में प्रस्थापित किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट निर्णय है जिसको ध्यान में रख सकते हैं। आयुध और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए जो समर्पित वैश्विक संस्था है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जिसकी रिपोर्ट हाल में जारी की गई है, और ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। वहीं 2016 से 2020 के दौरान वैश्विक हथियारों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी महज 0.2% रही है। इस प्रकार यह 24वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। चूँकि अब भारत द्वारा आत्मनिर्भरता पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, लिहाजा आयुध आयात में भी निरंतर कमी देखने को मिल रही है। ध्यान रखें कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूंजी लगाने पर रिटर्न मिलने में काफ़ी वक्त लगता है और इसमें निवेश के लिए एक मुश्त भारी बजट की आवश्यकता होती है। तीसरे विश्व, जिसे विकासशील देश कहते हैं, उसके लिए यह एक बड़ा कठिन कार्य है। भारत में अब तक निवेश के बाद रिटर्न की गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि विदेशी कंपनियां हमसे बेहतर सैन्य उपकरण बनाती थी। हम प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाते थे। कई विदेशी कंपनियां तो सैकड़ों साल से आयुध निर्माण कर रही हैं। इनकी अपेक्षा भारतीय कंपनियां नहीं हैं। फिर भी भारत सरकार के संकल्प से परिस्थितियां बदल रही है। इसरो द्वारा एक ही साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित करना इसका परिचायक है। आज हमारे देश की अनेक सरकारी कंपनियां विश्व स्तर के हथियार बना रही हैं। भारत विश्व के कई देशों का रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने कुल 156 रक्षा उपकरण को निर्यात की मंजूरी दी है, ताकि मित्र देशों में भारतीय हथियारों के निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इसमें आकाश, ब्रह्मोस और नाग जैसे एंटी टैंक मिसाइल प्रक्षेपास्त्रों के निर्यात करने का फैसला सम्मिलित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखें कि ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से बनाए गए थे, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखना है। भारत 2 मोर्चों पर शत्रु राष्ट्रों से घिरा हुआ है। ये चुनौती है भारत के लिए। ये दोनों परस्पर लामबंद भी हैं। चीन का रक्षा बजट भारत की अपेक्षा 3 गुने से अधिक है तथा उसकी सैनिक क्षमता भी बहुत बड़ी है। इस भूसामरिक वैश्विक परिदृश्य में भविष्य की चुनौतियों से मुकाबले के लिए भारत को इजरायल जैसे देश से सीख लेते हुए तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में सफल होने के लिए R&D अर्थात अनुसंधान एवं विकास पर अत्यधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता है।
यह सुखद है कि अब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के रास्ते पे तीव्रता से चल उठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप एक दो बार ज़रूर सुनेंगे, जिससे कि आपको रक्षा के क्षेत्र में भारत के जो बढ़ते कदम हैं उस पर एक दृष्टिकोण का विकास हो सके और आप आगे बढ़ सकें। शुभ दिवस।